हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उसामा मुबारक। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 14 को समझा, आर्टिकल 15 को पढ़ा। आर्टिकल 14 में हमने देखा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज क्या टर्म्स हैं। आर्टिकल 15 में हमने देखा कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड्स पर। और देखा कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट कैसे इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, क्या क्या लॉज हो सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए क्या स्पेशल प्रिविलेज हो सकते हैं स्टेट की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ लॉज। और आज हम आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों, ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है 7 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन लोगों का ना हो। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेसेंट, रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 में हमने 5 ग्राउंड्स देखे थे, पर यहाँ पर आर्टिकल 16 में 7 ग्राउंड्स हैं जो ये बोलते हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी हर इंसान को और उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन 7 ग्राउंड्स पर। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आर्टिकल 16 बेसिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्टेट ने क्या क्या लॉज बनाए हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं और किस तरह से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की बात आर्टिकल 16 में की है। तो देखिए, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 बात करता है रेजिडेंस पे एम्प्लॉयमेंट देने की। इसमें लिखा गया है कि 16 क्लॉज 2 को जब आप देखेंगे कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डेसेंट एंड रेजिडेंस। पर 16 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि स्टेट के पास ये पावर होगी कि वो रेजिडेंस के बेस पर कानून बना सकती है। आप देखिए कि कितने बैकवर्ड एरियाज होते हैं कहीं कहीं पे, जैसे छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, वहाँ पे दंतेवाड़ा और बस्तर का इलाका है, जहाँ पर स्टेट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं पहुँच नहीं पाती हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो अवेल नहीं कर पाते इन फैसिलिटीज़ को। तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, बहुत डाउन रोडन लोग हैं वहाँ पर, और एक बहुत बेसिक एमिनिटीज़ के साथ वो लोग ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। उनको एक बेसिक एमिनिटीज़ की फॉर्म में उनको जगह है रहने के लिए, किसी के पास छत नहीं है, पानी नहीं पहुँच पाता है, लोगों को किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर चलना पड़ता है पानी लेने के लिए। महिलाओं के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनके लिए वॉशरूम्स नहीं है, एक प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है। बेसिकली एमिनिटीज़ के नाम पे एक स्पॉट है, एक धब्बा है, तो उनको एक बेसिक एमिनिटीज़ इन द साउंड फॉर्म अवेलेबल नहीं है स्टेट की तरफ से। तो आप देखिए कि 16 सब क्लॉज 3 में ये कह दिया गया कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है रेजिडेंस के बेस पे। कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगी? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बाद जो हमने आर्टिकल 15 में देखा था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनको ज़्यादा लॉ की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, शील्ड की ज़रूरत है स्टेट की तरफ से। जैसे हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में देखा कि चिल्ड्रन और वुमेन वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको लॉज की ज़रूरत है जिससे उनका एक फेवर हो सके, उनको एक प्रिविलेज मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। सिमिलरली आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में रेजिडेंस के बेस पर एक प्रोटेक्शन उन बैकवर्ड क्लासेस को मिल सके। तो रेजिडेंस के बेस पर ही क्यों डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जब ये देखा गया कि काफ़ी सारी स्टेट्स में इतने बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया भी अभी छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और बस्तर का इलाका, वहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प नहीं पहुँच पाती है, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, कुछ नक्सलाइट्स एरियाज़ हैं, नक्सलिज्म है वहाँ पे मतलब कहना चाहिए कि एक प्रॉपर रेजिडेंट नहीं है, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है पुलिस का। फोर्स भी जाती है तो फुल प्रोटेक्शन के साथ जाती है। वहाँ पे वोटिंग अगर करवानी होती है तो वोटिंग मैनेजमेंट के साथ एक फोर्स भेजी जाती है, तब जाकर वहाँ पर वोटिंग होती है। तो ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ के लिए ज़रूरी था एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का क्लॉज लाया जाए और उन लोगों के लिए रेजिडेंस के बेस पे, क्योंकि वो उन बैकवर्ड इलाकों से बिलोंग करते हैं, इस बेस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दी जाए। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में यही बात की है। और ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का एक्सेप्शन भी है, क्योंकि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी बेस पर आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ईदर ऑन रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, रेजिडेंस, डेसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ।
अब जब रेजिडेंस के बेस पे हमने यहाँ पर 16 क्लॉज 3 में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, तो ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दिस इज द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये बात करता है उन लोगों को जॉब्स देने की जो बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, बैकवर्ड जगह पे रहते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन का कोई नाम नहीं है, वहाँ पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है ना, तो बेसिकली वहाँ पे अच्छे से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो रेजिडेंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करना या फिर रिजर्वेशन देना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जस्टिफाइड है। मैंने कहा जस्टिफाइड है मीन्स इट इज लेजिटिमेट, लीगल एंड वैलिड to give opportunity to those people in those areas which are very backward, where basic amenities are not available to those people. तो स्टेट के पास एक ये बर्डन है कि उन लोगों के लिए जो ऐसे बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इन द रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलनी चाहिए और उसी रेफरेंस में उनको इक्वलिटी भी मिलनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, जो लोग एक अर्बन एरिया या सेमी अर्बन एरिया में रह रहे हैं, वो लोगों के पास तो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक एमिनिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स पास हैं, कॉलेजेस पास हैं, इंस्टीट्यूशंस पास है। बट एक बैकवर्ड एरिया में, एक रिमोट एरिया में, विलेज एरिया में, जहाँ पर पानी तक अवेलेबल नहीं है पास में, तो उन लोगों के लिए स्पेशल लॉ बनाने की ज़रूरत है। इस पर हम ये नहीं कह सकते कि सेमी अर्बन एरिया या अर्बन एरिया के लिए स्टेट अलग से लॉ बनाती है, उन लोगों के लिए अलग से लॉ बनाती है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप ये देखिए, जो सेमी अर्बन एरिया का भी इंसान होगा वो एक अपर लेवल पे ग्रो कर रहा होगा, उसका विकास अपर लेवल पे हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग ऑफ रोड्स, टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, और विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन एज वेल। मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज़ में। बट बैकवर्ड एरियाज़ में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ तक पहुँची नहीं होती है, और क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड गवर्नमेंट काम कर रही होती है, वो उन्हीं एरिया में काम करना पसंद करती हैं जहाँ पर उनको एक वोट बैंक मिल सकता है। तो रेजिडेंस के बेस पर बैकवर्ड एरिया पे लॉ बनाना और लोगों को, वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी देना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जस्टिफाइड है। ये डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर सकती है। भारत का संविधान आर्टिकल 16 में ये अलाउ करता है कि आप रेजिडेंस के बेस पर रिजर्वेशन दे सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक पोस्ट में या गवर्नमेंट जॉब्स में। तो दोस्तों ये देखिए, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में बैकवर्ड क्लास की बात हुई है। जो बैकवर्ड क्लास हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। आप ये देखिए, जब हम लोअर लेवल पे जाते हैं, ग्राम पंचायत में जाते हैं, तो वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं है ना। वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं है। तो उस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए विधानसभा अगर देखें, हम अपनी पार्लियामेंट ही देख लें, तो जितने रेशियो में हमारे मेल मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंटेरियंस, उसके प्रोपोर्शनेटली वुमेन नहीं होती है। तो एक तरीके का डिसबैलेंस है, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। तो 16 क्लॉज 4 में लिख दिया कि स्टेट शैल मेक द लॉज फॉर द बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट लॉ बनाएगी जिससे उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके, पब्लिक जॉब में वो लोग ज़्यादा लिए जा सके, हायर किए जा सके। तो 16 क्लॉज 4 में यही लिखा हुआ है कि स्टेट बैकवर्ड क्लास के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में लॉ बनाएगी। ठीक, अब देखिए 16 क्लॉज 4 बालाजी वर्सेस स्टेट में ये देखा गया कि कौन लोग वो होंगे जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और किस किस सिचुएशन में मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने बालाजी वर्सेस स्टेट के केस में ये कहा कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कही कि जो लोग, मतलब कहना चाहिए कि अपलिफ्टेड नहीं हो पा रहे हैं, अपनी जो बेसिक उनके एमिनिटीज़ है उनके पास नहीं है, फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है, तो ऐसी बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टेट्स को, और ये बताना पड़ेगा कि ये कास्ट है, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो बालाजी वर्सेस स्टेट में यही कहा गया कि कौन सी ऐसी कास्ट होंगी और किन सिचुएशंस में हमें रिजर्वेशन हम देंगे। फिर केस आया देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देवदासन को हम कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी कहते हैं, क्योंकि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन देती थी गवर्नमेंट, जो सीट्स डिक्लेयर करती थी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे ये सीट्स रहेंगी, कुछ सीट्स उस साल के लिए अनफिल्ड रह जाती थी, वो भर नहीं पाती थी, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी नेक्स्ट ईयर के लिए, कि जब नेक्स्ट ईयर वैकेंसी क्रिएट होगी तो नेक्स्ट ईयर ये वैकेंसी फिल होंगी। तो क्या होता था कि वो नेक्स्ट ईयर भी
वैकेंसी जो है फिल नहीं हो पाती थी, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी। तो ऐसे जमा हो होकर टोटल सीट्स बढ़ने लगी। तो इससे क्या हुआ, इससे ही हुआ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि 17% जो सीट्स थी रिजर्वेशन में वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व थी। 17% सीट एससी और एसटी के लिए रिजर्व थी। तो जब 17% सीट्स पूरी फिल नहीं हो पाती थी, ये 70% फिल नहीं हो पाती थी, तो अगले ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी। तो जब वहाँ पे भी वो फिल नहीं हो पाई तो फिर नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी। ऐसे जमा हो होकर, तो सपोज करिए 45 सीट्स थी और उनमें से 29 सीट्स बढ़ गई, जमा होती रही, कैरी फॉरवर्ड होती रही। तो अगर हम रेशियो निकालें कि 45 में से कितनी सीट बच रही थी, तो 64% बच रही थी जो फिल होनी थी, वो फिल नहीं हो पाई। क्योंकि होता क्या है, गवर्नमेंट वैकेंसी क्रिएट करती है और वो सीट्स अगले ईयर में, सक्सीडिंग ईयर में फिल होनी होती है। तो जब फिल नहीं हो पाती है वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो ऐसे कर करके 64% सीट्स जो थी एससी एसटी के लिए बची रह गई, रिजर्व कैटेगरी में आ गई। तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्टेट में 50% से ज़्यादा सीट रिजर्व नहीं हो सकती है। पर ये तो 64% था, 64% था, तो 50% से ज़्यादा एक ये इनवैलिड हो गया गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से। और देवदासन में क्लियरली कोर्ट ने कहा था कि 50% की सीलिंग लिमिट है रिजर्वेशन के लिए, उससे ज़्यादा रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते। तो कैरी फॉरवर्ड रूल इस बेसिस पे इनवैलिड घोषित कर दिया गया, क्योंकि जब एससी एसटी का ही 64% लिमिट जा रहा है रिजर्वेशन में, तो कैरी फॉरवर्ड रूल इनवैलिड घोषित कर दिया कोर्ट ने। और कोर्ट ने यह कहा कि आप रिजर्वेशन जो देंगे उसकी एक सीलिंग लिमिट है, दैट वुड बी 50%, बियॉन्ड 50% द रिजर्वेशन वुड बी इनवैलिड। एक बार और देख लेते हैं, हमने पढ़ा आर्टिकल 16 में कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी देनी होगी स्टेट को, इक्वलिटी से अपॉर्चुनिटी देनी होगी। किस ग्राउंड पे देनी होगी? रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, रेजिडेंस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, सेक्स के ऊपर, डेसेंट के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर नहीं। इन बेसिस पे हमें रिजर्वेशन नहीं देना होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा। पर एक ग्राउंड पे हमें डिस्क्रिमिनेशन करना होगा, वो होगा रेजिडेंस। और वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में? क्योंकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है जब स्टेट कुछ ऐसे वर्गों के लिए, ऐसे क्लासेस के लिए लॉ लाती है जो बहुत बैकवर्ड हैं, जो नॉर्मल समाज से निचले स्तर पर हैं, वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए स्टेट लॉ बनाएगी और ये कहेगी कि हम डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हैं, पर ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटी को इक्वल फुटिंग पे लाने का डिस्क्रिमिनेशन है, सबको साथ लेके चलने का डिस्क्रिमिनेशन है। तो देयर शैल बी द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in the matters of public employment. It is incumbent and burdensome upon the states to legislate and make laws for the backward people or backward citizens. तो दोस्तों आप इन क्लॉजेस को देखिए और पढ़िए कि देवदासन में डिटेल में क्या दिया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड रूल किस किस तरह से अप्लाई करती है गवर्नमेंट। गूगल करिए, टेक्स्ट में जाइए, देखिए किस तरह से अप्लाई होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ समझ लिया, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी आपके अगर कॉन्सेप्ट्स हों, उन कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करें और क्वेश्चन पूछें। अगर आपको कोई डाउट है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाके क्वेश्चन पुटअप करें, हम आपको विदिन 24 आवर्स रिवर्ट करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।